हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम फरवरी फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू अगर आप देते हैं, जैसे PO पोस्ट के लिए, RBI में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य बैंक में, वहाँ पर जो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। SSC, रेलवे, स्टेट PCS के लिए भी ये यूज़फुल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि इंश्योरेंस भी इसमें पढ़ाया गया है। तो दोनों ही कोर्सेज़ की वैलिडिटी 1 साल की है और हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है, फरवरी 1। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत 1 फरवरी 1970 को हुई थी। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 2 सी बोर्ड हैं, एक तो वेस्टर्न जो कि मुंबई में है और दूसरा है ईस्टर्न जो कि विशाखापट्टनम में है। आप एक तरह से कमांड इसको समझ सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की TG परमेश शिवमणि है और इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वयम रक्षामा, वी प्रोटेक्ट। Who has been reappointed as the managing director and chief executive officer of Maruti Suzuki India? मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हिसाशी ताकिउची। मारुति सुजुकी इंडिया ने हिसाशी ताकिउची इन्हें रीअपॉइंट किया है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। ताकिउची की टर्म जो है वो 3 साल के लिए एक्सटेंड की गई है, अप्रैल 1, 2025 से 31 मार्च 2028 तक। देखिए, जो मारुति सुजुकी है इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हरियाणा में है, एक तो गुरुग्राम में, एक मानेसर में, और एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है गुजरात में। विच स्टेट इंडिया हैज़ रिपोर्टेड द गुइलियन बेर डेथ्स? किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने गुइलियन बेर की मृत्यु की सूचना दी है? सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए, गुइलियन बेर सिंड्रोम से 2 मृत्यु हुई हैं और 16 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं पुणे, महाराष्ट्र में। गुइलियन बेर सिंड्रोम की बात करें, एक रेयर कंडीशन है यहाँ पर व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है ये पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है, और जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, साथ ही पेन के बारे में बताती है, टेम्परेचर के बारे में, जो टच सेंसेशन है इसके बारे में बताती है, इनको डिस्टर्ब करती है। तो मसल वीकनेस यहाँ पर हो सकती है, सेंसेशन लॉस हो सकती है लेग्स में, आर्म्स में, है ना, और लकवा मार सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी एज के पर्सन यहाँ पर अफेक्ट हो सकते हैं, पर ज़्यादातर एडल्ट्स में और मेल्स में होता है। अच्छा, इसका कोज क्या है ये पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है, और जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण ये कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी के कारण होता है। सबसे ज़्यादा रिस्की यही रहता है। Along with the United States, which of the following countries jointly mediated the Gaza ceasefire and hosted release deal? अमेरिका के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त रूप से गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते में मध्यस्थता की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कतर एंड इजिप्ट। आप सभी जानते हैं हाल ही में जो गाजा वार चल रहा है उसको एंड करने के लिए एक डील साइन हुई है सीज फायर की इसराइल और हमास के बीच में 15 जनवरी 2025 को, और ये इफेक्टिव हुई 19 जनवरी को। तो ये जो प्रपोजल है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, इजिप्ट और कतर इनके द्वारा दिया गया था
और हमास ने एक्सेप्ट भी किया था 5 मई 2024 को, और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा दिया गया था 31 मई को। अच्छा, हमास आप सभी जानते हैं इन्होंने अटैक किया था इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद फिर इसराइल ने भी हमास पर वार बोला, तो तभी से प्रयास चल रहे थे इस युद्ध विराम की। स्टीव स्मिथ बिकेम द फोर्थ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। तो स्टीव स्मिथ फोर्थ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बने जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ये अचीवमेंट इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें प्राप्त की है, और 99 टेस्ट इन्होंने खेले हैं ये अचीवमेंट पूरी करने के लिए। साथ ही ओवरऑल ये 15th प्लेयर है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। अच्छा, ये फोर्थ ऑस्ट्रेलियन है, इसका मतलब इनसे पहले जो 3 है वो एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग है। अच्छा, और इन्होंने ये अपना 115वें टेस्ट में ये कीर्तिमान हासिल किया है, और केवल ब्रायन लारा से ये पीछे हैं जिन्होंने इनसे कम मैचेस खेले हैं 111, और इसमें जो है जू रूट से पीछे है रनों के मामले में 12,972 टेस्ट रन है, मतलब जो फिलहाल एक्टिव प्लेयर हैं उनकी बात कर रहे हैं। विच 3 कंट्रीज हैव ऑफिशियली विड्रॉन फ्रॉम इकोवास। कौन से 3 देश आधिकारिक तौर पर इकोवास से हट गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। देखिए, नाइजर, माली और बुर्किना फासो तीनों ही देश फिलहाल मिलिट्री रूल के तहत हैं। इन्होंने ऑफिशियली इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास को छोड़ दिया है। इकोवास एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका की जो 12 कंट्रीज हैं उनके बीच में पहले 15 होती थी, अब ये 3 चली गई तो 12 बची हैं। स्थापना 28 मई 1975 को हुई थी जब ट्रीटी ऑफ लागोस साइन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका अबूजा नाइजीरिया में है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्रेडिट फैसिलिटी कवर्ड अंडर द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज स्कीम। एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर की जाने वाली अधिकतम क्रेडिट सुविधा क्या है या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है ₹100 करोड़। तो देखिए, गवर्नमेंट ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज को अप्रूव किया है, जिसके तहत जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, इसके द्वारा 60% गारंटी कवरेज दिया जाएगा जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, यदि वो क्रेडिट देते हैं 100 करोड़ रुपए तक का, जो भी एलिजिबल एमएसएमईज हैं उनको। समझिए आप, इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई बैंक है, एनबीएफसी है, वो एमएसएमई जो कंपनी है, कोई मीडियम एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कोई है, कंपनी है, तो उसको लोन देता है कोई बैंक या फिर कोई अलग एनबीएफसी, ठीक है, तो उनको गारंटी भी चाहिए कि लोन वापस आ जाएगा। तो जो ये नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बनाया गया है ना, ये कहेगा कि 60% तक, अगर मतलब अगर डिफ़ॉल्ट करती है कोई, तो 60% तक की गारंटी हम आपको देते हैं लोन वापस देने की, ठीक है। तो ये मतलब हुआ ऐसा, तो इससे लोन पाने में आसान रहता है एमएसएमईज को, क्योंकि गारंटी दे रखी है इस कंपनी ने बैंक से एनबीएफसीज को कि हम देंगे तुम्हें पैसे, अगर नहीं वो लौटा पाए। तो इस स्कीम के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। जैसे बोरोवर एमएसएमई होना चाहिए, उसके पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, लोन अमाउंट गारंटी 100 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट हालांकि इससे ऊपर की हो सकती है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट या फिर मशीनरी ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% होना चाहिए, लोन अप टू ₹50 करोड़ अंडर दिस स्कीम सेल हैव रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल तक का पीरियड रहेगा रीपे करने का, जो भी आपने लोन लिया है 50 करोड़ रुपए तक का, और अप टू 2 ईयर्स मोरेटोरियम, और 2 महीने की और आपको पीरियड दिया जाएगा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट देने का, और अगर 50 करोड़ से ऊपर है तो हायर रिपेमेंट शेड्यूल आपको प्राप्त होगा, ठीक है। बाकी ये सब है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सब जो मैंने बताया वो महत्वपूर्ण है, बाकी स्कीम की कुछ और विशेषताएं थी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारी जीडीपी का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। व्हाट इज़ द टोटल बजट एलोकेटेड फॉर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए आवंटित कुल बजट कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 16,300 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ रुपए का नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन अप्रूव कर दिया है, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन को प्रमोट किया जा सके हमारी कंट्री में और ऑफशोर लोकेशंस पर। साथ ही एडिशनल फंडिंग यहाँ पर प्राप्त होगी 18,000 करोड़ रुपए की डिफरेंट पीएसयूज से,
और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पर इम्प्लीमेंट की जाएगी 2024-25 से 2030-31 तक। तो टोटल वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? 34,000 करोड़ रुपए। और मिशन का इस स्कीम का क्या एम है कि जो हमारी डिपेंडेंस है और देश उस पर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उसको कम करना, सेल्फ रिलायंस बनना। तो वही है, मिशन एम्स टू एनकरेज इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल्स एसेट अब्रॉड एंड इनहेंस ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स OSI? व्यवसायिक कमी सूचकांक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया है ई श्रम इनिशिएटिव के तहत, और दूसरा है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। तो ई श्रम माइक्रोसाइट फैसिलिटी जो है, इसका मकसद है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके पास जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सेस प्राप्त होगा उन्हें। और जो ये ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स है, इसमें पता चलेगा कि किस सेक्टर में कितने मतलब लोगों की कमी है, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से संबंधित है, ये किस तरह के स्किल के लोगों की कमी है, ये सब इस इंडेक्स से पता चल पाएगा। Greg Bell was the oldest living Olympic gold medalist in which sport before his passing? ग्रेग बेल अपने निधन से पहले किस खेल में सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे? सही आंसर ऑप्शन सी है, लॉन्ग जंप। तो अमेरिकन लॉन्ग जंप क्रेड ग्रेग बेल, ये ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं एथलेटिक्स में। इनका निधन हो गया 94 की एज में। 1956 में जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर इन्होंने जीता था लॉन्ग जंप में। एक ऑब्जर्वर देख लेते हैं, लतिका कात, ये स्कल्पटर रही हैं, इनका भी निधन हो गया 76 की एज में। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। और वेटलैंड जब आता है डिस्कशन में, तब आप जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और वेटलैंड को कंजर्व करने से संबंधित है ये। इसको साइन किया गया था 1971 में। ईरान की एक सिटी है रामसर यहाँ पर, और ये जो ट्रीटी है ये इफेक्टिव हुई 1975 से। 1998 से ही रामसर सेक्रेटेरिएट ने डैनोन ग्रुप एवियन फंड के साथ पार्टनरशिप की हुई है इसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। 2025 में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम रहेगा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसका थीम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली एडेड रामसर साइट्स इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा नया रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। देखिए, भारत ने 4 नई रामसर साइट्स ऐड की हैं और अब इस तरह से टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 89। पहले 85 थी, अब 4 और ऐड की तो 89 हो गया है। तो तमिलनाडु में अब 20 वेटलैंड्स हो गए हैं और सिक्किम और झारखंड में भी पहली रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। तो नई साइट्स की बात करें, तमिलनाडु में ऐड की गई हैं थेरथंगल बर्ड सेंचुरी और सकराकोटाई बर्ड सेंचुरी। सिक्किम में खिचियोपल्ली वेटलैंड और झारखंड में उदवा लेक, इनको ऐड किया गया है। Who ranked first on the Forbes 50/50 Women Global List 2025? Forbes 50/50 महिला वैश्विक सूची 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रही? सही आंसर ऑप्शन डी है, क्वारेशा अब्दुल करीम। फोर्ब्स ने अपनी फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया एक रिपोर्ट का, जिसका नाम है फोर्ब्स 50/50 वुमेन ग्लोबल लिस्ट 2025, जो भी 32 कंट्रीज और टेरिटरीज अक्रॉस एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से जो भी इंस्पायरिंग वीमेन हैं, उनकी अचीवमेंट है, उस हिसाब से यहाँ पर उनको रैंक दी गई है। तो साउथ अफ्रीका की क्रोएशिया अब्दुल करीम, ये पहले नंबर पर हैं। फिर आती हैं राफेला एपोंटो डायमंड, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं दूसरे नंबर पर। 3 इंडियन वुमेन भी इसमें शामिल हैं, एक फाउंडर है, एक एक्टिविस्ट हैं और एक बेंगलुरु बेस्ड बिलियनियर हैं। तो नाम देख लेते हैं इनके, उर्मिला एशर, जिन्हें गुजू बैन भी बोलते हैं, और ये तीसरे नंबर पर हैं ग्लोबली। किरण मजूमदार शाह, ये बिलियनियर हैं, फाउंडर हैं बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, इनकी रैंक है 32। और शीला पटेल, ये एक्टिविस्ट हैं, इनकी रैंक है 37।
व्हाट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इज विजन नेक्स्ट? विजन नेक्स्ट किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? सही आंसर ऑप्शन बी है फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT, इन्होंने अपना 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इस दौरान इन्होंने विजन नेक्स्ट को भी शोकेस किया है, जो कि एक फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा, यानी कि जो भी मतलब रिसर्च करनी है फैशन से संबंधित, ठीक है, और किस तरह की नीड्स है आने वाले ज़माने में, वो सब ये आपको करके देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। As of December 2024, what is India's total renewable energy installed capacity? दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 209.44 गीगावाट। तो ये हाल ही में रिपोर्ट आई है दिसंबर तक की। तो देखिए दिसंबर 2024 तक की बात करें तो भारत की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो हमने इंस्टॉल की हुई है, वो 209.44 गीगावाट पहुंच चुकी है। दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी, यानी कि 15.84% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। टोटल कैपेसिटी जो हमने ऐड किया 2024 में ये 28.64 गीगावाट है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखें तो 119.46% का देखने के लिए मिला है, क्योंकि 2023 में केवल 13 गीगावाट हमने ऐड किया था। 2024 में सोलर पावर में जो है 24.54 गीगावाट हमने ऐड किया है और 33.47% का इंक्रीज देखने के मिला है। वहीं विंड एनर्जी की बात करें तो एडिशनल 3.42 गीगावाट हमने इंस्टॉल किया है 2024 में, जिससे हमारी टोटल विंड कैपेसिटी 48.16 गीगावाट पहुंच चुकी है। बायो एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी 10.84 गीगावाट हमने ऐड किया था केवल दिसंबर 2023 तक, और दिसंबर 2024 तक हमने 11.35 गीगावाट ऐड किया है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और 2023 में 4.91 गीगावाट थी, अब 2024 में 5.10 गीगावाट हो चुकी है। Which location has World Monuments Fund added for the first time to its list of threatened heritage sites? विश्व स्मारक कोष ने पहली बार किस संस्थान को संकटग्रस्त विरासत स्थलों की सूची में जोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन ए है दमून। द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ये कई सालों से कार्य कर रहा है, जो इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस तरह से ये अपनी लिस्ट में ऐड भी करते हैं उन्हें। तो मून को भी ऐड किया गया है थ्रेटेंड हेरिटेज साइट्स में, क्योंकि कई तरह के आप देख रहे हैं मून अभियान चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उसको देखते हुए कंसर्न है इनका। और कई तरह की साइट्स और भी इन्होंने जोड़ी हैं, जैसे क्वापाक नान जो कि प्री हिस्पैनिक एंडियन रोड सिस्टम है, साथ ही एंटाकिया जो कि टर्की में है, नोटो पेनिनसुला जापान, इनको भी ऐड किया गया है। विच इंडोनेशियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी हैज़ पार्टनर विद इंडियाज़ एलोन OS टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज AI इकोसिस्टम? किस इंडोनेशियाई दूरसंचार कंपनी ने देश के AI इकोसिस्टम को बदलने के लिए भारत के एलोन OS के साथ सहायता की है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडोसेट। तो इंडोनेशियन डिजिटल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी इंडोसेट ओरिडो होर्सिशन, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया बेस्ड एलोन OS के साथ इंडोनेशिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एलोन OS जॉइंट वेंचर है इंटरग्लोब और एसागो ग्रुप के साथ, और AI के क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो इसके जरिए इंडोनेशिया में अलग अलग क्षेत्रों में AI का यूज़ किया जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी, लोकल फार्मर्स की हेल्प की सकते हैं। Which cross-border payments firm received in principle approval from the RBI to operate as a payment aggregator cross-border entity? किस सीमा पार भुगतान फर्म को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इकाई के रूप में काम करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन भी है स्काईडू। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फर्म है स्काईडू, इन्हें सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी के तौर पर ऑपरेट कर सकती हैं। फिलहाल केवल 5 एंटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें फाइनल अप्रूवल मिल गया है RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के तौर पर कार्य करने के लिए। इनमें एडवियन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, अमेजॉन पे इंडिया है, कैश फ्री पेमेंट्स है, और indiaideas.com है, और पे10 सर्विसेज है। अच्छा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई बेस्ड एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ये भी बैंक से संबंधित न्यूज़ है, तो एक साथ कवर किया है। According to UNCTAD's Global Investment Trends Monitor 2024, what was the percentage decline in global foreign direct investment? UNCTAD के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2024 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? सही आंसर ऑप्शन बी है 8%।
तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, अंकटेड जिसे कहते हैं, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर फॉर 2024 रिपोर्ट जारी की और कहा है कि ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 8% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पर फंडिंग इतनी प्राप्त नहीं हुई है। ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्लो है वो 11% इंक्रीज़ हुआ है और 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुँच गया 2024 में। एफडीआई जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हुए वो सर्ज हुई है 43% से। एफडीआई जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में है 2024 में वो डिक्लाइन हुई है 2% से और 2023 में ये 6% से ड्रॉप हुई थी। एफडीआई फ्लोज जो डेवलपिंग एशिया में है डिक्रीज़ हुई है 7% से, चाइना में 29% से डिक्लाइन हुई है, आसियान में 2% से इंक्रीज़ हुई है और भारत में 13% से बढ़ी है। Which Indian digital wallet has launched a full version of India's central bank digital currency e-rupee in partnership with Reserve Bank of India and Yes Bank? किस भारतीय डिजिटल वॉलेट ने भारतीय रिजर्व बैंक और यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी का पूर्ण संस्करण लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मोबिक्विक। तो मोबिक्विक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल वॉलेट है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है इंडिया के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के साथ मिलकर। तो ये फर्स्ट डिजिटल वॉलेट है जो फुल स्केल प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च कर रहा है ई रूपी वॉलेट का। ठीक है, ई वॉलेट तो आप जानते ही हैं, मतलब एक आपके उसमें ऐप में एक वॉलेट मिल जाएगा, वहाँ से आप स्कैन करके और ई रूपी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड कर सकते हैं। फिलहाल जो ई रूपी वॉलेट है इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 रुपये की है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 रुपये की है। करेंसी डिनोमिनेशन इसमें 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 अवेलेबल है। साथ ही आपको जानना चाहिए पेटीएम ऑनर 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने रिसीव मनी क्यूआर विजेट लॉन्च किया है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। What was the RBI's डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स वैल्यू फॉर सितंबर 2024? सितंबर 2024 के लिए आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक मूल्य कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 465.33। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, सितंबर का है, ये आंकड़ा ही एक्चुअली अब आता है। ठीक है, 4 महीने का लैग इसमें रहता है, तो ये लेटेस्ट है। देखिए, इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है वो लगातार ग्रो कर रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है आरबीआई डीपीआई जिसे कहते हैं, इसमें 11.11% का इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सितंबर 2024 तक। तो आरबीआई डीपीआई फॉर सितंबर 2024 465.33 है, 465.33, जबकि मार्च 2024 में 455.5 था। आरबीआई डीपीआई को मार्च 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये देखता है कि किस एक्सटेंट तक डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट किया गया है हमारे देश में। और मार्च 2018 को जो है यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेस ईयर के तौर पर, 100 इसकी वैल्यू रखी गई है। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं इसके। पेमेंट इनेबलर्स 25% कंट्रीब्यूशन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो शेयर है वो है पेमेंट परफॉर्मेंस का 45%। तो ये सेमी एनुअली मतलब 2 बार आता है साल में ये डीपीआई इंडेक्स, एक तो मार्च का, एक सितंबर का। ठीक है, और जो आता है ये 4 मंथ डिले के साथ। 4 मंथ डिले का मतलब क्या हुआ, सितंबर का अब आया है। ठीक है, और चल क्या रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, या आप ये कहिए कि जनवरी में आंकड़े आ गए थे। ठीक है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 4 महीने का डिले इसमें रहता है, या लैग आप कह सकते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक ऑब्जर्व एनुअली? विश्व अंतर धार्मिक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1st वीक ऑफ फरवरी। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इस फरवरी के 1st वीक में ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि 1 से 7 फरवरी के बीच में। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी इस वीक की। 2025 में इस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस। Who was honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award during BCCI's नमन अवार्ड सेरेमनी इन मुंबई? मुंबई में बीसीसीआई के नमन पुरस्कार समारोह के दौरान कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बीसीसीआई के नमन अवार्ड सेरेमनी के दौरान मुंबई में।
तेंदुलकर आप सभी जानते हैं 664 इंटरनेशनल गेम्स इन्होंने भारत के लिए खेले हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट एंड ओडीआई रन्स इनके नाम हैं क्रिकेट में, और पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी वनडे इंटरनेशनल्स में, और इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। पॉली उम्रीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन, ये जसप्रीत बुमराह को बताया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन, ये स्मृति मंदाना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन सरफराज खान। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन आशा शोभना। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल विमेन स्मृति मंदाना। हाईएस्ट विकेट टेकर इन वनडे इंटरनेशनल विमेन दीप्ति शर्मा। और बेस्ट अंपायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोत्रे। बेस्ट परफॉर्मेंसेज बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स मुंबई। How much penalty has RBI imposed on India Post Payments Bank for non-compliance? RBI ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 26.70 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 26.70 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं कस्टमर सर्विस इन बैंक से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 65 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी, क्योंकि जो आरबीआई के डायरेक्शंस हैं लेवी ऑफ फोरक्लोजर चार्ज, प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑन फ्लोटिंग रेट टर्म लोन्स और क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 3.10 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी। व्हाट डज आई स्पोर्ट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेबी? सेबी के संदर्भ में आई स्पोर्ट का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। देखिए, मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने एक वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो प्रिलिमिनरी एंड फाइनल रूट कोज एनालिसिस रिपोर्ट है टेक्निकल ग्लिचेस का स्टॉक एक्सचेंजेस और अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का, उसको सबमिट किया जा सके। देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या फिर और भी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, तो जो स्टॉक मार्केट का जो पूरा परफॉर्मेंस है उसे वो प्रभावित होता है। तो क्या उसका रूट कोज रहा है वो इस पोर्टल पे वो बता सकते हैं। इस नए पोर्टल का नाम है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, आई स्पोर्ट इसे कहते हैं। तो अब तक क्या होता था, इस पोर्टल को लॉन्च करने से पहले क्या होता था, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आती है तो जो ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें उस ग्लिच का जो ग्लिच मतलब गड़बड़ी, उसका जो कारण है वो सेबी को भेजना पड़ता था एक ईमेल आईडी पे। तो अब इस पोर्टल पर वो सबमिट कर सकते हैं। Who has been appointed as the administrator of Aviom India Housing Finance Private Limited by RBI? आरबीआई द्वारा एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है राम कुमार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एवियोम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको सुपरसीड कर लिया, यानी कि अपने हाथों में ले लिया है, और राम कुमार जो कि एक्स चीफ जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर एडवाइजरी कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की है जो इन एडमिनिस्ट्रेटर को इनकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें एक तो पारितोष त्रिपाठी हैं, रजनीश शर्मा हैं और संजय गुप्ता हैं। टाटा स्टील हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग विच गैस? टाटा स्टील किस गैस के परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन बी है हाइड्रोजन। देखिए, जो टाटा स्टील है ये इंडिया की फर्स्ट स्टील कंपनी बन गई है जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइप्स डेवलप करेगी। तो इनको प्रोसेस किया जाएगा टाटा स्टील का जो खोपोली प्लांट है, और जो स्टील मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कलिंगानगर प्लांट में, वहाँ से यूज़ किया जाएगा स्टील को, और जो भी क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो सक्सेसफुली मैट हो चुकी हैं इसके लिए। 2024 में टाटा स्टील फर्स्ट इंडियन स्टील कंपनी बना था जिसने हॉट रोल्ड स्टील प्रोड्यूस किया था गैसियस हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। HDFC सिक्योरिटीज हैड पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर रिकॉर्ड कीपिंग सर्विसेज? HDFC सिक्योरिटीज ने रिकॉर्ड कीपिंग सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो HDFC सिक्योरिटीज जो कि सब्सिडरी है HDFC बैंक की, इन्होंने एक पार्टनरशिप साइन की है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, जो कि एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। तो इसका मकसद क्या है, जो नेशनल पेमेंट सिस्टम है उसको
एडॉप्ट किया जाए, उसका एक्सेसिबिलिटी रहे, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मतलब उनका एक्सपीरियंस इम्प्रूव रहे। और जो CRA होती है ना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज़, ये काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं NPS इकोसिस्टम में, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का रिकॉर्ड ये मैनेज रखती हैं और ट्रांसपेरेंसी लाती हैं। Which space telescope was used by astronomers to discover the low mass supermassive black hole LID 568? कम द्रव्यमान वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल LID 568 की खोज के लिए खगोल विदों द्वारा किस अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ये है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स ने नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है, इनको यूज़ करके एक लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम है LID 568। तो ये एक लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो 1.5 बिलियन ईयर्स से जो है एग्जिस्ट किया है बिग बैंग के बाद, और इसको एक्सरे के थ्रू डिस्कवर किया गया है, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन इसका किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जो अब तक बना है। इसको डेवलप किया गया है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस? HAT से बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गिनी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि जो गिनी है इसने सक्सेसफुली जो गैम्बियंस फॉर्म है ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस की, इसको रिमूव कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। और ये इकलौती फॉर्म थी ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस की जो गिनी में पाई जाती थी, और ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, मतलब जिसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, पर ये अफ्रीकन देशों में काफ़ी पाई जाती है। ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस कह सकते हैं, एक वेक्टर बोर्न पैरासिटिक डिजीज़ है, और इसको किसके कारण होती है? जो इन्फेक्टेड सिट से फ्लाइज होती हैं उनके द्वारा। फीवर होता है, हेडेक होता है, जॉइंट पेन होता है इसमें। द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ एम्यूनिशन वर्थ ₹10,000 करोड़ फॉर विच इंडियन आर्मी सिस्टम? कैबिनेट सुरक्षा कमेटी ने किस भारतीय सेना प्रणाली के लिए 10,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद की खरीद को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 10,000 करोड़ रुपए के एम्यूनिशन को क्लियर कर दिया है इंडियन आर्मी के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए। DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आप जानते हैं कि जो पिनाका है इसमें फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट होता है, रेंज होती है 60 किलोमीटर की। पिनाका का नाम रखा गया है, जो लॉर्ड शिवा इनके धनुष का नाम पिनाका है, और इसको सोवियत एरा का जो ग्रेड BM-21 रॉकेट लॉन्चर है उसको रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ MSME हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव? MSME मंत्रालय ने MSME व्यापार सक्षमता और विपणन टीम पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ONDC। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ पार्टनरशिप में MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ताकि जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो ONDC को ज्वाइन कर सकें। तो इस इनिशिएटिव का बजट है 273.35 करोड़ रुपए 3 साल के लिए, और 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को ONDC से जोड़ा जाएगा, और 50% इनमें महिला नेतृत्व वाले बिजनेसेस रहने वाले हैं। MD एंड CEO हैं ONDC की T कोशी। विच टीम वॉन द ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी? ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना 3rd कंसेक्यूटिव ICC विमेंस चैंपियनशिप टाइटल जीता है। हाल ही में इन्होंने न्यूजीलैंड के ऊपर 75 रन की विजय हासिल की है, और इससे ऑस्ट्रेलिया टीम के जो पॉइंट्स हैं वो 39 हो गए हैं 24 मैचेस में। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक किसी को हराकर, बल्कि मतलब आप कई टूर्नामेंट्स खेलते हैं फिर उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स थे। तो ऑस्ट्रेलिया तीनों ही एडिशन अब तक जीत चुके हैं, 3 ही एडिशन हुए हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, जो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वही टीम आगे बढ़ती हैं। एयर इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर पार्टनरशिप विद विच एयरलाइन? एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ कोड शेयर साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, केन्या एयरवेज। तो एयर इंडिया ने कोड शेयर पार्टनरशिप की है केन्या एयरवेज के साथ, और
इनकी जो इंटरलाइन पार्टनरशिप है वो भी कंटिन्यू रहेगी। कोड शेयर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, अब देखिए एयर इंडिया है और केन्या एयरवेज है। मान लीजिए फ़्लाइट जा रही है आपकी लंदन, ठीक है, तो एयर इंडिया का आपके पास टिकट है, तो आप एयर इंडिया से गए, बीच में कोई स्टॉप आया, तो वहाँ पर एयर इंडिया ने क्या कहा कि हम आगे नहीं जाएंगे, आप जो केन्या एयरवेज है उसी फ्लाइट में बैठ जाइए। लेकिन आपको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एयर इंडिया का जो आपका फ़्लाइट टिकट है वही आपका फ़्लाइट टिकट केन्या एयरवेज में चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोड शेयर पार्टनरशिप। विच स्टेट यूटी फिनिश्ड ऑन टॉप इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये टॉप पोजीशन इसने हासिल किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। हाल ही में इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। ले जो कैपिटल है लद्दाख की, इन्होंने गेम्स को होस्ट किया है दूसरी बार इस साल। और मेंस आइस हॉकी फाइनल में इंडियन आर्मी ने आईटीबीपी को हराया है। जो सेकंड और फाइनल फेज है इन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होंगे 22 से 25 फरवरी के बीच में। हु वॉज ऑनर्ड विद द महाराजा हरि सिंह अवार्ड? महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है मनोज सिन्हा। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा, इन्हें महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया गया है जम्मू में। हरि सिंह की बात करें तो ये लास्ट रूलिंग महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा डायनेस्टी से। विच टीम वॉन द 2025 आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप? 2025 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए 2025 आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ये सेकंड एडिशन था अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप का, जिसे होस्ट किया गया मलेशिया के द्वारा। तो भारत ने अपना दूसरा कंसेक्यूटिव टाइटल जीता है, साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से फाइनल में हराया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही इंडिया की कोंगरी त्रिशा। Who has been appointed as the Director General of the Bureau of Civil Aviation Security BCAS? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है राजेश निर्वाण। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक प्रपोजल अप्रूव कर दिया है जिसके तहत जो राजेश निर्वाण है इन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए भारत में, और काफ़ी मेजर रोल ये प्ले करती है एविएशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स की तरह बनाने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। Shubhanshu Shukla will become the first Indian astronaut to go to the International Space Station, who was the first Indian to travel to space. Shubhanshu Shukla अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए है राकेश शर्मा। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये जो अपकमिंग एक्सियोम 4 मिशन है इसके पायलट होंगे, और ये मिशन जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एक्सियोम 4 मिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्राइवेट यूएस स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ये उन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं जिन्हें भारत के गगनयान मिशन के लिए भी चयन किया गया है जिनका, और ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, और सेकंड इंडियन होंगे जो स्पेस में जाएंगे राकेश शर्मा के बाद। आपको बता दें जो ये मिशन है आईएसएस में, इसको लॉन्च किया जाएगा नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से इसी साल, और 14 दिन ये वहाँ पर बिताएंगे। जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है पैगी विटसन, ये इस मिशन को कमांड करेंगे। शुक्ला पायलट होंगे, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोजेक्ट एस्ट्रोनॉट्स भी हैं यहाँ पर पोलैंड से और हंगरी से, ये भी इनके मेंबर होंगे। Which Indian state has approved a pilot project for the controlled cultivation of cannabis? किस भारतीय राज्य ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो कैनबिस होता है जिसे भांग कहते हैं उसके कंट्रोल्ड कल्टीवेशन की यानी कि नियंत्रित तरीके से उसकी खेती की मंजूरी दे दी है पायलट प्रोजेक्ट की तरह, यानी कि अभी देख रहे हैं उसको आजमा कर,
क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैनबिस है उसकी मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी काफ़ी है, और इस तरह से फोर्थ स्टेट बन जाएगा जो कल्टीवेशन को परमिट दे रहा है कैनबिस की, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बाद। कैनबिस आप सभी जानते हैं नेचुरली ओकरिंग वीड है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी पाया जाता है, पर इसका जो कल्टीवेशन है वो बैन है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत। हालांकि ओपीएम की तरह कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है जो इसके लीगल कल्टीवेशन को रेगुलेट करती है। वेयर वॉज द साई-फाई साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड? भारत का साई-फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, पणजी। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को इनोग्रेट किया है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया विज्ञान परिषद गोवा पणजी में। इसका थीम रहा ग्रीन रेवोल्यूशन। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर अ को लैंडिंग बिजनेस? सह उधार व्यवसाय के लिए किस बैंक ने पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक जिसके एमडी सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार हैं, और पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है को लैंडिंग बिजनेसेस के लिए। तो दोनों ही मिलकर उन बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेंगे जो मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट बोरोवर्स हैं और रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स में जो फोकस करना चाहते हैं। विच फिनटेक फर्म लॉन्च द AI ड्रिवन फाइनेंशियल सुपर ऐप जंप? किस फिनटेक फर्म ने AI संचालित वित्तीय सुपर ऐप जंप लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन भी है, फिनवेशिया। फिनटेक फर्म है फिनवेशिया, इन्होंने जंप लॉन्च किया है जो कि एक AI ड्रिवन सुपर एक फाइनेंशियल सुपर ऐप है। इसको यस बैंक के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया, ये आप याद रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पर्सनल फाइनेंस है उसको सिंप्लीफाई करना इस ऐप का मकसद है। जो बैंकिंग है, सेविंग है, पेमेंट्स है, इन्वेस्टिंग है, बोरोइंग्स हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकती है। द ऐप इनेबल्स users to open saving accounts with Yes Bank in a minute. It also allows to integrate all financial accounts into a single view through the account aggregator ecosystem, which has surpassed 100 million consents. Which asset management company has launched India's first ETF tracking the MSCI India Index? किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने MSCI इंडिया इंडेक्स को ट्रैक करने वाला भारत का पहला ETF लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोटक MSCI इंडिया ETF को इंट्रोड्यूस किया है जो कि हमारे देश का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ETF है जो MSCI इंडिया इंडेक्स को ट्रैक करता है। MSCI इंडिया इंडेक्स क्या है? ये एक बेंचमार्क है न्यू फंड ऑफर के लिए जो कि लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट्स को की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करता है। 156 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ जो MSCI इंडिया इंडेक्स है लगभग 85% इसका शेयर है इंडियन इक्विटी मार्केट में। व्हाट इज द टोटल मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन बायबिट फिनटेक लिमिटेड बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंड? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया द्वारा बायबिट फिनटेक लिमिटेड पर कुल कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, 9.27 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंड, इन्होंने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 9 करोड़ 27 लाख की बायबिट फिनटेक लिमिटेड पर जो कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है ये, और बायबिट को जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी क्लासिफाई किया गया है, मतलब क्योंकि ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है इसलिए इसको रिपोर्टिंग एंटिटी क्लासिफाई किया गया है। हालांकि ये इंडियन मार्केट में जो अपना ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, उसके लिए इसने FIU इंड के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और लगातार ये अपना ऑपरेशन दे रही है, अपनी सर्विस दे रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है। तो इसलिए FIU इंड ने इनकी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया और ऑपरेशन रोक दिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय द रेलवे मिनिस्ट्री? रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्वरेल। रेलवे मिनिस्ट्री ने स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो कि मल्टीपल पब्लिक फेसिंग सर्विसेज को इस ऐप में कनेक्ट करता है, और ये गूगल प्ले स्टोर पर डाली गई है ऐप टेस्टिंग के लिए। जैसे रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व टिकट बुकिंग्स है, प्लेटफॉर्म्स हैं, पार्सल बुकिंग्स हैं, ट्रेन इंक्वायरीज़ हैं, PN इंक्वायरीज़ हैं,
ठीक है, इन सब की मदद आपको URL पर मिल जाएगी। विच बैंक साइंड अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? किस बैंक ने PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक बैंक एश्योरेंस अलायंस साइन किया है। मैंने आपको बैंक एश्योरेंस कई बार बताया है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कोई NBFC है, वो किसी बैंक के साथ मिलकर यदि बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन करती है, इसका मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी ये चाह रही है कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर को हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करे। तो उससे क्या होता है, बैंक का लार्ज कस्टमर बेस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर मिल जाते हैं और बैंक को कमीशन मिल जाता है। What is the name of the term deposit scheme launched by SBI for citizens aged 80 years or more? 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए SBI द्वारा शुरू की गई सावधि जमा योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन है SBI पेट्रॉन्स। देखिए, SBI ने टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है SBI पेट्रॉन्स, उन सिटीजन्स के लिए जिनकी एज 80 साल या उससे अधिक की है। तो इस स्कीम के तहत जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 10 BPS से अबव का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब रेगुलर इंटरेस्ट रेट से 10 BPS अबव का इंटरेस्ट रेट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो 80 साल या उससे ज़्यादा के हैं। विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025? कौन सा देश ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रही है। इस मीटिंग का थीम रहने वाला है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। At the working group meeting, India will provide a platform for representatives of the BRICS Youth Council to exchange policies, programs and cooperation prospectus in the field of entrepreneurship। तो entrepreneurship संबंधित ये मीटिंग रहने वाली है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में। Which company has announced an investment of rupees 100 crore for developing India's first drone city in आंध्र प्रदेश? किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ड्रोन सिटी विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गरुड़ एरोस्पेस। तो चेन्नई बेस्ड गरुड़ एरोस्पेस जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने 100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है आंध्र प्रदेश को इंडिया की फर्स्ट ड्रोन सिटी बनाने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है ड्रोन इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन अफ्रीका टू इरेडिकेट ओन्कोसर्सियासिस? कौन सा देश अफ्रीका में ओन्कोसर्सियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, नाइजर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाइजर को सर्टिफाई किया है कि इन्होंने वो सभी क्राइटेरिया को मेट किया है जिसके तहत इसे ओन्कोसर्सियासिस को एलिमिनेट करने का मतलब माना जा सकता है कि इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। और ग्लोबली ये 5th कंट्री बन गए हैं और अफ्रीका में 1st कंट्री बने हैं जिन्हें WHO से ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है। देखिए, जो ये बीमारी है ओन्कोसर्सियासिस, इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, एक पैरासिटिक डिजीज़ है। और अगर हम ब्लाइंडनेस की बात करें तो ब्लाइंडनेस में दूसरा सबसे बड़ा कारण यही बीमारी है, पहले नंबर पर ट्रैकोमा है। और ये ह्यूमंस में किसके थ्रू आती है? जो इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज होती हैं उनके काटने से, जो रिवरिन एरियाज होती है ना, वहाँ पर पाई जाती हैं फ्लाइज, इसलिए इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट कंप्लेंट्स पर लैक अकाउंट्स इन द RBI ओम्बुड्समैन स्कीम ड्यूरिंग फिस्कल 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य ने RBI लोकपाल योजना में प्रति लाख खातों में सबसे अधिक शिकायतों का योगदान दिया? सही आंसर ऑप्शन भी है, चंडीगढ़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में 32.81% का सर्ज देखने को मिला, यानी कि कंप्लेंट्स में बैंकिंग कस्टमर्स के द्वारा, और ये कंप्लेंट्स पहुंच गई 9.34 लाख, ठीक है, मार्च 2024 तक। आप समझिए इस बात को, जो RBI का ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत जो कंप्लेंट्स आती है ना, जैसे कस्टमर की कंप्लेन है बैंक के अगेंस्ट या और कोई कंप्लेन, तो उसमें 32.81% का बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और टोटल कंप्लेन हो चुकी है 9.34 लाख, ठीक है, मार्च 2024 तक। इन कंप्लेंट्स को कहाँ रजिस्टर किया गया? जो RBI ओम्बुड्समैन के 24 ऑफिसेज हैं, साथ ही जो सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ पर।
तो 85,281 कंप्लेंट्स, ठीक है, ये लोन्स एंड एडवांसेस से संबंधित थी, इस स्कीम के तहत रिपोर्ट की गई हैं। यानी कि 42.72% का इंक्रीज देखने मिला है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें लोन्स एंड एडवांसेस से संबंधित जो शिकायतें रही हैं। चंडीगढ़ पहले नंबर पर है अगर हम कंप्लेंट्स की बात करें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं जिन आरबीआई ओम्बुड्समैन ऑफिस में। उसके बाद दिल्ली है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और फिर उत्तराखंड। सबसे कम कहाँ पर रिपोर्ट की गई? मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर एंड लक्षद्वीप। जो कंप्लेंट रिसीव हुई है ORBIOs में, ORBIOs मतलब ऑफिसेज ऑफ आरबीआई ओम्बुड्समैन, इनमें 25.24% का इंक्रीज देखने मिला है, ठीक है। और ये कितनी पहुंच चुके हैं फिस्कल 2024 में? 2,93,924। और जो CRPC में मिली है, ठीक है, CRPC मतलब सेंट्रलाइज रिसीट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर, यहाँ पर 36.59% की इंक्रीज देखने मिला है कंप्लेंट्स में। अच्छा, जो शेयर ऑफ कंप्लेंट्स हैं इंडिविजुअल्स के जरिए टोटल कंप्लेंट्स में, ये हाईएस्ट है, 2,56,527 है। और कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स एंड NBFCs रिप्रेजेंटेड 82.28% एंड 14.53% ऑफ टोटल कंप्लेंट्स रेस्पेक्टिवली। आरबीआई ने 95% कंप्लेंट्स को आरबीआई ने जो कंप्लेंट्स रिसीव किया है उनमें से 95% कंप्लेंट्स को रिजोल्व भी किया है, ऐसा आरबीआई कहता है 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31, 2024 के बीच में। जो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसको नवंबर 12, 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें बैंक्स, NBFCs, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सब इसमें कवर्ड हैं। नवीन चावला हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल्ड विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया। नवीन चावला जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारत में किस संवैधानिक पद पर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC नवीन चावला, जिनके नेतृत्व में 2009 के लोकसभा इलेक्शंस हुए, इनका निधन हो गया है 79 की एज में। 16 मई 2005 को ये इलेक्शन कमिश्नर बने थे और इस पोजीशन पर ये 20 अप्रैल 2009 तक रहे। उसके बाद फिर इन्हें प्रमोट किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और इस पोजीशन पर ये 29 जुलाई 2010 तक रहे। और 2 ऑबिचुरीज देख लेते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी होस्ट कोहलर, इनका निधन हो गया 81 की एज में। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के हेड भी रह चुके 2000 से 2004 के बीच में। सर जूलियस चैन, जो कि पापुआ न्यू गिनी के PM रहे हैं, फॉर्मर PM, इसके फाउंडिंग फादर भी रहे हैं, इनका निधन हो गया 85 की एज में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द ट्री आधार मिशन? ट्री आधार मिशन की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ट्री आधार मिशन को लॉन्च किया है ताकि इस क्षेत्र के जो चिनार ट्रीज़ हैं उनको कंजर्व किया जा सके, क्योंकि इनके नंबर्स पिछले कुछ सालों में घटते आ रहे हैं, इनकी संख्या घटती आ रही है। तो यहाँ पर सेंसस किया जाएगा चिनार ट्रीज़ का और उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी हर एक चिनार के पेड़ को। चिनार को ओरिएंटल प्लेन ट्री भी बोलते हैं और इसकी काफ़ी ह्यूज कैनोपी होती है। कूल क्लाइमेट रीजन्स जहाँ पर सफिशिएंट वाटर होता है वहाँ पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिमालयाज़ की कैरेक्टरिस्टिक इन ट्रीज़ में होती है। 30 से 50 साल में ट्री मैच्योर होते हैं, 150 साल में ये अपनी फुल साइज में पहुँचते हैं। इनकी हाइट 30 मीटर्स होती है, 30 मीटर्स। और ये स्टेट ट्री भी है जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन परफॉर्म्ड? भारत में पहली बार लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, दिल्ली कैंट। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, दिल्ली कैंट, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एवर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस इम्प्लांटेशन किया है हार्टमेट 3 डिवाइस को यूज़ करके। जो ये LVAD है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसे मैकेनिकल हार्ट भी बोलते हैं। और जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके हार्ट फेलर की समस्या आ जाती है, उनके लिए लाइफ सेविंग ब्रिज का ही कार्य करता है। हार्टमेट 3 LVAD एक कटिंग एज डिवाइस है और हार्ट फंक्शन को ये इम्प्रूव करती है, कार्डियक अरेस्ट से बचाती है। इन विच कंट्री वॉज द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट हेल्ड? टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीदरलैंड्स।
तो ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट जीत दिया है नीदरलैंड्स में। आपको बता दें मैग्नस कार्लसन के पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा बार ये टूर्नामेंट जीतने का, 8 टाइटल्स उन्होंने जीते हुए हैं। और विश्वनाथ आनंद भी ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इवेंट को 5 या उससे ज़्यादा बार जीता है। हाउ मैनी आवर्स एंड मिनट्स डिड सुनीता विलियम्स स्पेंड इन स्पेस वॉकिंग टू सेट द न्यू रिकॉर्ड? नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने घंटे और मिनट बिताए? सही आंसर ऑप्शन ए है 62 आवर्स 6 मिनट्स। तो नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, इन्होंने एक माइलस्टोन हासिल किया है, एक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये पहले रिकॉर्ड था पैगी वेटसन के नाम। इन्होंने 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स स्पेस वॉकिंग की हुआ था और सुनीता विलियम्स ने किया है 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स की। और विलियम्स के साथ यहाँ पर फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी रहे हैं। विल्मोर का ये 5th स्पेस वॉक रहा, जबकि विलियम्स का ये 9th स्पेस वॉक था। विल्मोर एंड विलियम्स दोनों ही क्रू 9 मिशन के जरिए मार्च 2025 में अर्थ पर वापस लौटेंगे, लगभग 300 दिन स्पेस में बिताकर। एक और इसी तरह का न्यूज़ देख लेते हैं। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा जिसे हम बोलते हैं, इन्होंने एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की है अपने X3 रॉकेट के जरिए और इसका नाम है मिचिबिकी 6 सैटेलाइट। तो ये तनकशिमा स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ हुई है। विच टीम वॉन दी मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का मेंस खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर ऑप्शन डी है सराची रार बंगाल टाइगर्स। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 सीजन समाप्त हो चुका है और सराची रार बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से फाइनल में हरा दिया है, जो कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में खेला गया। विमेंस लीग उड़ीसा वॉरियर्स द्वारा जीती गई थी, ये मैच पहले ही पढ़ चुके हैं। हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया था इससे पहले जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था कि बिग बैंग मीडिया वेंचर्स इससे कमर्शियल एंड मार्केटिंग पार्टनर एजेंसी है। विच ऑस्ट्रेलियन बैटर वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एलन बॉर्डर मेडल? किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है ट्रेविस हेड। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ट्रेविस हेड, इन्हें एलन बॉर्डर मेडल फॉर ऑस्ट्रेलिया टॉप मेल क्रिकेटर दिया गया है। और महिला सेक्शन में एनाबेल सुदरलैंड को बेरिंडा क्लार्क मेडल दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स हाल ही में अनाउंस हुए हैं, तो इस तरह के अवार्ड्स दिए गए हैं। अब तक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है किसे? ट्रेविस हेड को। और महिलाओं में चुना गया है एनाबेल सुदरलैंड को। और अवार्ड्स देखें तो हेड को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पेसर जॉस हेजलवुड को मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वहीं सैम कॉन्स्टेस को यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। माइकल क्लार्क, माइकल बेवन और क्रिस्टीना मैथ्यूज, इन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में ऐड किया गया है। विच विलेज इन गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है गुनेरी। 32.78 हेक्टेयर्स एरिया का जो गुनेरी विलेज है लखतार तहसील कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है गुजरात की। और ये आपको बता दें कि नेचुरल इनलैंड मैनग्रोव साइट है। और ये जो अनाउंसमेंट की गई है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रोविजंस के तहत की गई है। मैनग्रोव्स आप सभी जानते हैं कहाँ पर आपको सी कोस्ट के पास देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो गुनेरी मैनग्रोव साइट है ये भी अरेबियन सी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। VSHORADS इज़ अ टाइप ऑफ विच डिफेंस सिस्टम? VSHORADS किस तरह की रक्षा प्रणाली है? सही आंसर ऑप्शन डी है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने सक्सेसफुली 3 सक्सेसिव फ्लाइट ट्रायल्स की हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। और ये जो फ्लाइट टेस्ट किए गए इन्होंने अपने मिशन को इंटरसेप्ट किया और जो टारगेट है उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। जो VSHORADS है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं। इंडिजिनसली इनको डेवलप किया गया है भारत में रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा DRDO लेबोरेटरीज के साथ मिलकर। अवादा ग्रुप announced a collaboration with which company to develop India's largest green ammonia plant?
अवादा ग्रुप ने भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन है कैसल। अवादा ग्रुप ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है कैसल के साथ, ताकि इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जिसकी कैपेसिटी 1500 टन पर डे की हो, इसको स्थापित किया जा सके गोपालपुर उड़ीसा में। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बेस्ड अमोनिया प्रोडक्शन को रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। द सिडबी हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। सिडबी ने स्थानीय उद्योगों के आपसी सहयोग और समर्थन के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है TIDIT SSIA। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट के लिए। तो सिडबी वुड ऑर्गेनाइज कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग फॉर सेलेक्ट ऑफिस बियर्स एंड स्टाफ ऑफ TIDIT SSAI, provide hand holding support to members of the association and organize buyer select meet। Which institution has established एग्रीहब को किस संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है IIT इंदौर। तो IIT इंदौर ने एग्रीहब, जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का उपयोग किया गया है, इसे इनोग्रेट किया है। तो एग्रीहब को आप एक तरह का प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, जहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के लिए, उनको सबमिट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से इन्हें किया जा सकता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित समस्याएं हैं। वेयर वॉज द ट्रोपेक्स एक्सरसाइज प्राइमरली कंडक्ट? ट्रोपेक्स अभ्यास मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है अरेबियन सी एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन। इंडियन नेवी ने हाल ही में एक मेगा एक्सरसाइज कैरिड आउट किया है, जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी शामिल रहा, Su-30 जैगुआर फाइटर जेट्स भी शामिल रहे इंडियन एयरफोर्स के। इसका नाम है थिएटर लेवल रेडीनेस एंड ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ट्रोपेक्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि कॉम्बैट रेडीनेस कितनी है नेवी की, एयरफोर्स की और आर्मी की और कोस्ट गार्ड की, और कहाँ पर किया गया? अरेबियन सी में और नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड व्हाट्सएप गवर्नेंस टाइटल्ड मनमित्र? किस राज्य ने मनमित्र शीर्षक से व्हाट्सएप गवर्नेंस लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो पहली बार हमारे देश में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप गवर्नेंस लॉन्च किया, जिसका टाइटल है मनमित्र। तो यहाँ पर 161 सिविल सर्विसेज को व्हाट्सएप के जरिए एक्सेसिबल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू हैं, गवर्नर है सैयद अब्दुल नज़ीर। लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम LAM सिस्टम इज यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स? लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग किस प्रकार के घटकों के निर्माण के लिए किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है रॉकेट कंपोनेंट्स। देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू यहाँ पर अचीव हुआ है DRDO इंडस्ट्री एकेडमी या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जो कि IIT हैदराबाद में है, और किस क्षेत्र में? लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। देखिए जो लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, एक तरह का आप कह सकते हैं ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए 3D प्रिंटिंग के जरिए मतलब 3D प्रिंटिंग की जाती है, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग की जाती है मेटल्स की, तो उसको बोलते हैं लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। 3D प्रिंटिंग इसी का ही दूसरा नाम है। तो इसके लिए IIT हैदराबाद, DRDO का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद है, और भी इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर ये अचीवमेंट हासिल की है, और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D लेयरिंग में यहाँ पर अचीवमेंट इन्होंने प्राप्त की है। तो इन्होंने पावर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जिसका उपयोग रॉकेट कंपोनेंट्स के फैब्रिकेशन में यूज होता है। द इंडिजिनसली डिजाइंड मशीन हैज़ बिल्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर बाय 1 मीटर by 3 meter, which makes it one of the largest metal additive manufacturing machines in India. What was the share of UPI in digital transactions in India in 2024? UPI का भारत में डिजिटल लेन देन में 2024 में कितना योगदान था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 83%। देखिए बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये वाली, और इससे पहले हमने देखी थी RBI का जो ओम्बुड्समैन स्कीम वाली रिपोर्ट है, कितनी कंप्लेन मिली है, कौन से राज्य पहले टॉप 5 में कंप्लेन जहाँ पर मिली है वो है, और
बॉटम 5 कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे कम कंप्लेन मिली, इस तरह की रिपोर्ट देखी थी ना, वो महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। तो भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है यूपीआई, ये लगातार ग्रो कर रहा है हमारे देश में और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। और 2019 में जहाँ इसका टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन में शेयर 34% होता था, वहीं ये 2024 में बढ़कर 83% हो गया है। देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल यूपीआई नहीं कहलाता है, और भी तरह के होते हैं, तो उसमें इसका शेयर अब 83% हो गया है। यही हमारा क्वेश्चन भी था। तो ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट ने कहा है। 2024 में ही केवल भारत में 208.5 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं। पिछले 5 सालों में जो ये यूपीआई है, इसमें 74% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है, जिसके जरिए सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। और भी जो डिजिटल पेमेंट मेथड्स हैं, जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर नेफ्ट जिसे बोलते हैं, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट आरटीजीएस कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस कहते हैं, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स, इनका जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। 2019 में 66% इनका शेयर था, वहीं 2024 में केवल 17% इनका शेयर बचा है। 2019 से 2024 के बीच में जो यूपीआई P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा ग्रू हुआ है, फास्टर हुआ है यूपीआई P2P पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस के कंपेयर में। 2013 में 222 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिनकी वैल्यू 772 लाख करोड़ रुपए थी, ये हुए थे, और अब ये बढ़कर 94 टाइम्स बढ़ा है वॉल्यूम में और लगभग 3 टाइम्स बढ़ा है वैल्यू में, अगर हम कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें। रिटेल डिजिटल पेमेंट्स भारत में ग्रो हुआ है। 162 करोड़ ट्रांजैक्शंस 2012-13 में हुई थी, वहीं ये बढ़कर अब 16,416 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो गई हैं 2023-24 में, लगभग 100 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला इन 12 सालों में। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें डिजिटल वॉलेट्स भी आते हैं, इनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 12.3% का डिक्लाइन देखने मिला वॉल्यूम में, और 3.45 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं सेकेंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। अच्छा, दिसंबर 2024 के अंत तक जो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं ये लगभग डबल हो चुके हैं, 10.80 करोड़ एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 29, जहाँ पर ये 5.53 करोड़ कार्ड्स थे। और डेबिट कार्ड्स में जो है ग्रोथ रिलेटिवली स्टेबल रही है, 80.53 करोड़ दिसंबर 2019 में थे, ये बढ़कर 99 करोड़ हो चुके हैं दिसंबर 2024 में। तो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये भी। What is the theme for the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation in 2025? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस 2025 का विषय क्या है, का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेप अप द पीस। देखिए साल 2012 में यूएन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाएगा, ताकि ये जो प्रैक्टिस है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की, इसे एलिमिनेट किया जा सके। 2025 में इसका थीम है स्टेप ऑफ द पेस। द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज यूकोवेरिन कमेंस्ड इन विच कंट्री? अभ्यास यूकोवेरिन का 13वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मालदीव्स। तो यूकोवेरिन जो कि इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका 13th एडिशन मालदीव्स में शुरू हुआ है। यूकोवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स दिवेई लैंग्वेज में, और ये एक बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज है। अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है, एक बार भारत में एक बार मालदीव्स में। 2023 में चौबाटिया उत्तराखंड में ये आयोजित की गई थी। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव सह प्रदर्शनी की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर ऑप्शन बी है, नेपाल। देखिए पहली बार 3 दिन की एक इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया नेपाल पश्मीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा, काठमांडू नेपाल में। पश्मीना आप सभी जानते हैं कि तरह की वूल होती है, काफ़ी महंगी होती है, सॉफ्ट होती है, और चियंगरा गोट्स होते हैं ना, तो उनकी जो अंडर कोट होती है यानी कि जो अंडर स्किन होती है, नीचे ही कह सकते हैं, फिर अंदर के साइड ही कहते हैं, जो विंटर्स में उन्हें थोड़ा वार्म रखने के लिए काम आती है, मतलब वार्म रखती है, ठीक है, तो उससे बनता है, हैंड कोम्ड, हाथ से किया जाता है इसको, और काफ़ी महंगी होती है। सॉफ्ट गोल्ड भी इसको बोला जाता है, कश्मीरी वूल भी इसको बोलते हैं, और भारत में चांगथांग रीजन लद्दाख में सबसे ज़्यादा इसे प्रोड्यूस किया जाता है। Which state recently made its
ऑफिशियल लैंग्वेज कंपल्सरी इन ऑल ऑफिशियल डीलिंग्स, विच इज़ द लैंग्वेज। हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी कामकाजों में अपनी राजभाषा को अनिवार्य कर दिया है, और यह भाषा भी कौन सी है ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र स्टेट है और मराठी लैंग्वेज है। तो देखिए मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उसके यूज़ को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है, और ये कहा है कि जो भी ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट एडेड ऑफिसेस के इस पूरे राज्य में, तो इन्हें क्या करना है, केवल मराठी में ही बातचीत करनी है। जो भी कीबोर्ड्स हैं ऑफिसेज में, वहाँ पर मराठी देवनागरी अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, रोमन अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ। और ये भी मैंडेटरी किया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट आएंगे सभी गवर्नमेंट सैंक्शन एक्टिविटीज़ के, वो मराठी में ही होंगे। थाईलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए थाईलैंड ने इक्वालिटी के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा है और जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज किया है। तो इस डिसीजन के साथ जो थाईलैंड है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। और वहीं अगर हम एशिया में बात करें तो ये तीसरा देश बन गया है ऐसा करने वाला। ताइवान और नेपाल ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। LGBTQ+ आप टर्म कई बार सुनते होंगे, इसका मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स एंड असेक्सुअल। विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज आसाम्स सेकंड कैपिटल। किस शहर को आसाम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ जो कि टी, ऑयल, कोल ट्रेड का एक हब है, ये आसाम की सेकंड कैपिटल होगा। यहाँ पर 2027 तक एक असेंबली कॉम्प्लेक्स ही बनाया जाएगा, ऐसा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया है। फिलहाल असम की कैपिटल दिसपुर है, आप सभी जानते हैं। और नॉर्थ सेंट्रल असम में तेजपुर टाउन जो है यहाँ पर राजभवन बनेगा, कल्चर कैपिटल होगा स्टेट का। और आसाम के साउथ में सिलचर टाउन जो है यहाँ पर मिनी सेक्रेटरी होगा और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस भी बनाया जाएगा। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट Prabowo Subianto to India, how many memorandums of understandings were signed and renewed? इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। सही आंसर ऑप्शन सी है, 5। देखिए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो दिल्ली आए थे और इस दौरान 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया, कुछ को रिन्यू किया गया। तो कौन कौन से MOU हैं। हेल्थ कोऑपरेशन संबंधित, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी एश्योरेंस और डिजिटल डेवलपमेंट के फील्ड में, साथ ही कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के बीच में MOU साइन किए गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है बार्ट डी वेवर। तो बार्ट डी वेवर न्यू फ्लेमिश अलायंस इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे बेल्जियम के। बेल्जियम की बात करें कैपिटल ब्रसेल्स है, करेंसी यूरो है। आप जानते हैं ब्रसेल्स किसके लिए फेमस है, नेटो का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर। हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ सोनी ग्रुप। सोनी ग्रुप का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नामित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, हिरोकी टोटोकी। हिरोकी टोटोकी इन्हें सोनी ग्रुप का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। जो करंट CEO हैं केनिशिरो योशिदा, ये चेयरमैन बने रहेंगे। हीरो मोटो को अपने अनाउंस किया है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनके निरंजन गुप्ता, ये अपने पोस्ट से जो है स्टेप डाउन करेंगे और विक्रम कास्पिकर ये एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने मंडार डोंडे इन्हें भारत में हेड ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नियुक्त किया है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2025। विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है। सही आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड बाय यूनिक। देखिए 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 2025 से लेकर 2027 तक कॉमन थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का, ये है यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर अब सभी जानते हैं कि कब होता है, जो
जो हमारी नॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी में, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, लंप बनने लगते हैं जिसे ट्यूमर हम कहते हैं, और इस तरह से पूरे शरीर में ट्यूमर्स बन जाता है, और जो ब्लड का फ्लो है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, तो ब्लड सही से पास नहीं हो पाता क्योंकि इतने सारे सेल्स बनने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन उनका होने लगता है, तो आदमी जो है वो अपने डेथ के करीब पहुंच जाता है। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द AI पावर्ड वर्चुअल एडवाइजर नॉलेजेबल AI KAI? किस वित्तीय संस्थान ने AI संचालित वर्चुअल सलाहकार नॉलेजेबल AI लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो L&T फाइनेंस लिमिटेड जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने नॉलेजेबल AI KAI को लॉन्च किया है, जो कि AI पार्ट वर्चुअल एडवाइज़र है, और AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो भी यूज़र हैं उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेगा, उनकी क्वेरी को सोल्व करेगा, इंस्टेंट EMI कैलकुलेशन बताएगा, लोन एस्टिमेट्स बता सकता है, होम लोन से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है होम लोन से संबंधित। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद कर्नाटका बुलडोजर्स फॉर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025? सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए किस बैंक ने कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कर्नाटका बुलडोजर्स के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप की है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 के लिए। इस कोलैबोरेशन के तहत जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, ये कर्नाटक बुलडोजर्स जो टीम है इनको को स्पॉन्सर करेगा। अनुव्रता विश्वास MD एंड CEO एयरटेल पेमेंट्स बैंक के 11 अप्रैल 2016 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक पहली कंपनी बनी जिसे पेमेंट बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। Which country will be the first to introduce laws against AI generated sexual abuse images? कौन सा देश AI जनित यौन शोषण छवियों के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम पहला देश ऐसा होगा जो इस तरह के AI टूल्स जहाँ से सेक्सुअल एब्यूज इमेजेस जनरेट की जा सकती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेगा या उन्हें बैन करेगा। तो गवर्नमेंट ये एक इलीगल इस चीज़ को बना देगा अगर कोई भी इस तरह का AI टूल अपने पास रखता है जहाँ से सेक्सुअलाइज इमेजेस वही बच्चों की जनरेट की जा सकती हैं, ठीक है, तो उनको बैन करेगा और 5 साल तक की जेल हो सकती है। और पेडोफाइल मैन्यूल्स अगर किसी के पास पाए जाते हैं कि किस तरह से सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाए चिल्ड्रन को, वहाँ पर 3 साल की सज़ा रहेगी जेल में। व्हाट वाज द GST कलेक्शन फॉर जनवरी 2025? जनवरी 2025 में GST संग्रह कितना था? सही आंसर ऑप्शन भी है 1.96 लाख करोड़ रुपीस। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन जनवरी 2025 के लिए 1.96 लाख रुपीस रहा है, 1.96 लाख करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 12.3% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, यानी कि जनवरी 2024 से कंपेयर करें तो 12.3% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। देखिए दिसंबर में क्या हुआ था, जो ग्रोस GST है वो हमारा 3 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था, 1.77 लाख करोड़ रुपीज़ ही पहुंचा था, और 43 महीनों के जो है सेकंड लोएस्ट इसको कह सकते हैं आप। और जुलाई 2017 में जब GST लॉन्च किया गया उसके बाद से सबसे हाईएस्ट GST जो हमें प्राप्त हुआ अप्रैल 2024 में प्राप्त हुआ था 2.1 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2024-25 में अगर हम बात करें अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक, तो टोटल GST कलेक्शन ये 9.4% हायर रहा है 2023-24 के कंपेयर में। कितना रहा 2024-25 में? अप्रैल से जनवरी के बीच में 18.29 लाख करोड़ रुपीस, जबकि 2023-24 में ये 16.71 लाख करोड़ रुपए रहा था। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीइंग इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हरी झंडी दिखा दी है इंडिया के फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के, और ये मध्य प्रदेश की रेवा डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल 2011 में मिल गई थी, और अब मध्य प्रदेश से गोविंदगढ़ में इसको बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं टाइगर्स के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है।
इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA? भारत और कौन सा देश दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन करने पर सहमत हुए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है ओमान। तो भारत और ओमान ये दोनों ही सहमत हुए हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सुविधा हो। और एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, या हाल ही में ओमान की जो राजधानी है मुस्कैट वहाँ पर गए हुए थे। DTAA का मतलब पता क्या होता है? देखिए, कई बिजनेस ऐसे होते हैं, कई लोग होते हैं, मान लीजिए कोई रह रहा है भारत में पर उसकी जो इनकम का सोर्स है वो अमेरिका से है, ठीक है, तो अमेरिका वाले तो टैक्स काटेंगे ही काटेंगे, साथ ही इंडिया में भी उसका टैक्स कटेगा, तो डबल टैक्स उसको देना पड़ रहा है सेम इनकम के लिए। तो अगर DTA साइन हो तो क्या होगा, उसको केवल एक ही जगह पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर भारत और अमेरिका के बीच में DTA हो तो उसे एक ही जगह पर टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए चलो फिर भी अगर उसे दोनों ही जगह देना पड़ रहा है, उसने अमेरिका में भी दे दिया और अब भारत में अगर देगा तो उसको कुछ टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है, कुछ क्रेडिट उसको मिलेगा, तो वहाँ पर उसे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो या तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा एक कंट्री में, या फिर दूसरी कंट्री में उसे काफ़ी कम टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से चलता है DTA एग्रीमेंट। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स विद जीरो एनरोलमेंट्स इन 2023-24? 2023-24 में किस राज्य में शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। देखिए, हाल ही में एक डेटा आया है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट इसको कहा गया है। इसमें बताया गया कि हमारे देश में ऐसे स्कूल जहां पर केवल सिंगल टीचर ही वर्किंग है, इनकी संख्या लगभग 7,000 तक गिरी है 2023-24 में। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो देखिए 1,18,190 स्कूल्स ऐसे रहे 2022-23 में जहाँ पर केवल सिंगल टीचर ही था स्कूल में, और ये संख्या घटकर 1,10,971 पहुँच गई 2023-24 में, यानी कि 7219 स्कूल्स का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। तो ये पॉजिटिव बात है। और स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर सिंगल टीचर्स वर्किंग है, तो 13,198 ऐसे स्कूल्स हैं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है 12,611 सिंगल टीचर स्कूल्स के साथ। अच्छा, सिंगल टीचर स्कूल्स में अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो ये डाउन हुआ है, तो लगभग 47.43 लाख स्टूडेंट्स 2022-23 में थे, और वहीं 2023-24 में 39.94 लाख स्टूडेंट्स ही बचे हैं। नंबर ऑफ स्कूल्स विद जीरो एनरोलमेंट्स, इसमें जो है अपटिक देखने के लिए मिला है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है इस तरह के स्कूल्स में जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट है, कोई भी एनरोलमेंट नया नहीं हुआ है 2023-24 में। तो 12,954 स्कूल्स हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट्स हुआ है, और 2022-23 में 10,294 थे इस तरह के स्कूल जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट हुआ है, और अब बढ़ चुके हैं 2,660 स्कूल्स बढ़े हैं 2023-24 में जहाँ पर जीरो एनरोलमेंट रहा है। अब हमारा क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा जीरो एनरोलमेंट्स जिन स्कूल्स में हुआ है ऐसे राज्य कौन सा है? तो सही आंसर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना। US President Donald Trump announced tariffs against 3 countries. Which of the following countries is not a part of this list? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कोलंबिया। द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन पर टैरिफ्स की घोषणा की है, और ये ट्रेडिंग पार्टनर्स है कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। तो कनाडा और मैक्सिकन से जो एक्सपोर्ट आएगा US में, ठीक है, मतलब जो सामान US में आएगा उस पर 25% टैरिफ लेगा। जो चाइना से आएगा उनमें कई तरह की ड्यूटीज़ ऑलरेडी लग रही हैं, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ और लगेगा। आपको बता दें टैरिफ क्या है, एक तरह का टैक्स है जो किसी दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में आ रहा है उस पर लगाते हैं। हालांकि कंट्रीज टैक्स को बियर नहीं करती, मतलब जो भेज रही है उस पर नहीं लगा रहे, कहने को चाइना पे, पर जो कंपनीज हमारे यहाँ, मान लीजिए भारत है, भारत ने एक टैरिफ लगाया चाइना पर, चाइना से गुड्स आ रहे हैं, तो वो टैक्स कौन पे करेगा? जो भारत में जो कंपनियाँ चाइना से सामान मंगवा रही हैं, ठीक है। तो जब टैरिफ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो विदेशी गुड, जो फॉरेन गुड्स है वो महंगा होगा, और जो लोकल गुड है वो सस्ता हो जाएगा उस कंपेयर में। इसी तरह की एक और न्यूज़ देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने अनाउंस किया है कि जो भी एड प्रोग्राम, डेवलपमेंट एड प्रोग्राम जो सहायता दी जा रही है बांग्लादेश, अल्बानिया और ज़ाम्बिया को, उसको हम
ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि बजट रिडक्शन हमारे यहाँ हुआ है फॉरेन एड प्लान्स में। द दामोदर वैली Corporation has inked a 25-year power purchase agreement with which state to export 800 megawatt from 2028-29। दामोदर घाटी निगम ने 2028-29 तक 800 मेगावाट निर्यात करने के लिए किस राज्य के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। देखिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने 25 साल का एक पावर परचेज एग्रीमेंट किया है हरियाणा पावर परचेज सेंटर के साथ, जिसके तहत 2028-29 से जो है 800 मेगावाट की बिजली दी जाएगी हरियाणा को। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। मेघनाथ शाह, इनका नाम आपने सुना होगा, ये भारत में जो रिवर प्लानिंग है उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने दामोदर वैली प्रोजेक्ट का ओरिजिनल प्लान तैयार किया था। दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। विच माउंटेन हैज़ न्यूजीलैंड रिसेंटली ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड? न्यूजीलैंड ने हाल ही में किस पर्वत को कानूनी रूप से एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है माउंट तारानाकी। न्यूजीलैंड ने लीगल पर्सनहुड यानी कि जीवित इकाई की मान्यता दी है माउंट तारानाकी को, जिसका माओरी नेम तारानाकी माउंगा है। ये एक डोरमेंट वोल्केनो है, 2518 मीटर टॉल है नॉर्थ आइलैंड पर, और अब इसको लिविंग एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि जो भी अधिकार एक मनुष्य को मिलते हैं लीगल राइट, वही इसको दिए गए हैं। हालांकि सब पहली बार नहीं है जब न्यूजीलैंड में इस तरह का अधिकार दिया गया है। इससे पहले जो है टी उरेवेरा नेशनल पार्क को भी दिया गया 2014 में, और वांगनोई रिवर 2017 में दिया गया। What is the name of the Indian Army's motorcycle rider display team that set a world record for highest human pyramid on motorcycles? भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम का नाम क्या है जिसने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सही ऑप्शन सी है द डेयर डेविल्स। तो इंडियन आर्मी की जो मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम है जिसका नाम डेयर डेविल्स है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने मूविंग मोटरसाइकिल्स पर, चलती मोटरसाइकिल्स पर हाईएस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिरामिड की शेप में, तो 7 बाइक्स आप देख रहे हैं आगे, है ना, उसके ऊपर फिर पिरामिड बनते जा रहे हैं। तो 20.4 फीट टॉल का ये पिरामिड रहा, 40 व्यक्ति रहे इसमें और 7 मोटरसाइकिल्स यूज़ हुई। 2 किलोमीटर डिस्टेंस इन्होंने कवर की कर्तव्य पथ पर, विजय चौक से इंडिया गेट तक नई दिल्ली में। डेयर डेविल्स कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का पार्ट है, इनके नाम 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद लोकेटेड? इट विल बी एस्टेब्लिश्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद कहाँ स्थित है? यह भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ये है गुजरात। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRM ये गुजरात में है। इसको भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने इस संबंध में एक बिल भी लोकसभा में पेश किया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। तो एक एमिनेंट जाने माने कोऑपरेटिव लीडर रहे हैं गुजरात के, त्रिभुवन दास पटेल, उन्हीं के नाम पर ये बिल आया है। और ये यूनिवर्सिटी किस पर फोकस करेगी? ऑन प्रोड्यूसिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर वेरियस टेक्निकल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल जॉब्स इन दिस कोऑपरेटिव सेक्टर। अमूल डेयरी के फाउंडर रहे हैं पटेल, मिस्टर पटेल। जैसे ये बिल एक्ट बनता है तो IRMA ये जो है एक कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बन जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रूरल मैनेजमेंट भी इसको डिक्लेयर किया जाएगा। देशनी नायडू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच कंपनी? देशनी नायडू को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो कि पेरेंट फर्म है वेदांता लिमिटेड की, इन्होंने पहली बार अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है, उनका नाम है देशनी नायडू। अगर हम वेदांता लिमिटेड की बात करते हैं तो एक माइनिंग कंपनी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। आयरन और गोल्ड, एल्यूमिनियम माइंस गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा में इनकी। सुनील दुग्गल CEO है वेदांता के। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड सद्भावना लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2025? हाल ही में किस राज्य ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनकी गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2025 को अप्रूव कर दिया है, और
इसमें लिखा है देखिए एक्सटेंडिंग इट्स स्कोप टू इंक्लूड केसेस अंडर नॉन सब्स्यूम्ड इनेक्टमेंट्स, यानी कि अब इसमें वो केसेस भी इंक्लूड किए जाएंगे जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं। देखिए किसी का टैक्सेशन से संबंधित कोई केस रहा हो, ठीक है, रेवेन्यू संबंधित सरकार का कोई केस रहा हो, जैसे डिस्प्यूट चलता रहता है ना टैक्स संबंधित, किसी ने नहीं पे किया हो तो उसको यहाँ पर सुलझाया जाएगा और उनको भी सुलझाया जाएगा जो ऐसे लॉज हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। तो लगभग 3500 केसेस हैं जिन्हें रिजोल्व किया जाएगा और गवर्नमेंट को इससे 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। हाउ मैनी कैटेगरीज डिड कर्नाटका बैंक विन अवार्ड्स इन एट द 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशंस 2024 बाय द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। कर्नाटक बैंक को हाल ही में भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और प्रशस्ति पत्र 2024 में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले? सही आंसर ऑप्शन सी है 6। देखिए कर्नाटका बैंक ने 6 कैटेगरीज में अवार्ड जीते हैं 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशन 2024 में, और इन्हें इंस्टीट्यूट किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। तो ये अवार्ड्स रहे बेस्ट टेक टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन, यहाँ पर ये रनर्स अप रहे इन सब में, बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट्स एंड इंगेजमेंट, बेस्ट एआई एंड एमएल एडॉप्शन, इसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया। According to the IATA report, which country had the highest domestic passenger load factor in 2024? IATA रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश का घरेलू यात्री भार कारक सबसे अधिक था? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत का जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं इसमें जो पैसेंजर लोड फैक्टर रहा है वो 86.4% रहा है 2024 में, जो कि सबसे अधिक था। इसके बाद फिर यूएस का रहा है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर चाइना का रहा है। ऐसा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने बताया है। अगर हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है इसमें 163 मिलियन पैसेंजर्स ने बोर्ड किया है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स 2024 में। ब्राज़ील पैसेंजर लोड फैक्टर 81.9% के साथ 4th पोजीशन पर है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान आते हैं। वेयर वॉज द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ द 9th ACTCM बार्ज LSAM 23 यार्ड 133 हेल्ड? 9वीं ACTCM बार्ज LSAM 23 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, थाने। देखिए 9th ACTCM बार्ज LSAM 23 इसकी जो लॉन्चिंग सेरेमनी है ये सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने में हुई है। देखिए इस तरह के जो बार्ज हैं इनके कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है। इस तरह के 11 एम्यूनिशन कम टोरपेडो कम मिसाइल बार्ज बनाए जा रहे हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने को 5 मार्च 2021 में दिया गया था। तो इनको जो है डिज़ाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है शिपयार्ड के द्वारा, इसी शिपयार्ड के द्वारा जो सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स है इंडियन शिप डिज़ाइनिंग फर्म एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के साथ मिलकर। इनकी जो मॉडल टेस्टिंग है वो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में हुई है। विच कंट्री रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधि? आयुध वस्त्र निर्माणी अवधि द्वारा निष्पादित भारत का पहला रक्षा निर्यात ऑर्डर किस देश को प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है सूरीनाम। तो ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधि जो कि डिफेंस PSU ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड की एक यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, इन्होंने इंडिया का पहला डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा किया है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम को भेजकर। तो इसमें मिलिट्री यूनिफॉर्म्स रही हैं जो भेजी गई हैं और इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सूरीनाम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सूरीनाम के बीच में एक तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मजबूत किया गया है और 4500 आर्मी यूनिफॉर्म्स भेजी गई हैं। अच्छा, सूरीनाम कई बार ऐसा लगता है कि अफ्रीकन कंट्री है, एक्चुअली इंटरव्यू में ही पूछा गया था एक बार सिविल सर्विसेज के। तो आपको बता दें साउथ अमेरिका में आता है, इसी कैपिटल याद रखिएगा पैरामेरिबो, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कैपिटल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू UPI स्विच लॉन्च्ड बाय Card91? Card91 ने हाल ही में कौन सा नया UPI स्विच लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है ब्लिट्स। देखिए Card91 जो कि पेमेंट इश्यूएंस संबंधित एक फर्म है, इन्होंने UPI स्विच लॉन्च किया जिसका नाम है ब्लिट्स, अ प्लेटफॉर्म डिजाइन टू एम्पावर बैंक्स एंड रेगुलेटेड एंटिटीज विद सीमलेस स्केलेबल एंड सिक्योर पेमेंट सॉल्यूशंस टेलर टू इंडियाज डायनेमिक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। देखिए कोई भी बैंक हो या कोई कंपनी हो जो UPI सर्विस देता है उसको एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जहाँ से सभी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है, थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं। तो बैंक थर्ड पार्टी पूरा सिस्टम ट्रांजैक्शन सिस्टम को यूज़ करता है
तो कार्ड 9-1 में ने ये ब्लीड सिस्टम यूज़ किया है, इन्होंने कहा है काफ़ी फास्ट है और इसमें लैग भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये डाउन चला जाएगा किसी दिन। विच स्टेट होस्टेड इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर ऑप्शन सी है हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी, इन्होंने 5 दिन चलने वाला इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 को इनोग्रेट किया है। आदि बद्री जो कि यमुनानगर के बिलासपुर सब डिवीज़न में आता है, इस फेस्टिवल को आदि बद्री है ना, आदि बद्री होगा ये, आदि बद्री पे हुआ कुरुक्षेत्र में, साथ साथ कैथल और जिंद में भी इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुई है यहाँ पर, द सेक्रेड सरस्वती रिवर, ठीक है, इस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको भी इनोग्रेट किया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ BSF ऑपरेशन सर्द हवा? BSF के ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट क्रॉस बॉर्डर इंट्रूजन्स ड्यूरिंग विंटर। ये बैंक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि हर बार होती है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत की है, इंडो पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट इशू किया गया है। तो BSF की एक एनुअल विंटर एक्सरसाइज होती है ताकि किसी तरह का बॉर्डर अनवांटेड बॉर्डर इंसिडेंट्स ना हो सके या फिर कोई बॉर्डर पार ना कर सके, कोई आतंकवादी गतिविधियों के लिए। कोहरा वगैरह होता है ना विंटर में, तो डेंस फॉग होता है, विजिबिलिटी कम होती है। इसी तरह से BSF जो है गर्मियों में भी करता है एक ऑपरेशन गर्म हवा। BSF की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करती है। 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान इसको बनाया गया था भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है इंडियन टेरिटरीज के लिए। दलजीत सिंह चौधरी डायरेक्टर जनरल हैं BSF के। What has India's unemployment rate declined to in 2023-24 from 6% in 2017-18? भारत की बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में कितनी हो गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 3.2%। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स में, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कहा गया, जिसे पार्लियामेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। तो हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एज 15 या उससे अबव है, ये 6% ड्रॉप हुआ है अगर हम 2017-18 से कंपेयर करें, ठीक है। मतलब 2017-18 में 6% था, ड्रॉप होकर 3.2% हो गया है 2023-24 में। अच्छा, अगर हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यहाँ पर नेट एडिशन हुआ है, लगभग डबल हुआ है। फिर 2019 में 61 लाख सब्सक्रिप्शंस थे EPFO में, वहीं ये बढ़कर फिस्कल 24 में 131 लाख हो गए, 131 लाख हो गए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अपटिक देखा गया है, यानी कि बढ़ोतरी देखी गई है। 2017-18 में 52.2% सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स थे, मतलब जो प्रोपोर्शन था पूरे लेबर फोर्स में, ये बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया है। जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये भी बढ़ा है, 2017-18 में 23.3% था, वहीं ये 2023-24 में 41.7% हो गया है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।